कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भोपाल ऑफिस पहुंचे, ब्रेकिंग चलाइए। नमस्कार, विस्तार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश राजपूत। इस बार की गेस्ट इन न्यूज़ में हमारे साथ हैं देश की जानी मानी शख्सियत और बड़े राजनेता श्री दिग्विजय सिंह जी, 2 बार के मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, ये हमारा जो विस्तार न्यूज़ का एक जो प्रोग्राम है, इसका मकसद हमारा ये है कि हम लोग जो हमारे गेस्ट होते हैं उनको अपनी न्यूज़ रूम के जो जिस तरीके का फंक्शनिंग होता है उससे परिचय करवाते हैं और फिर और कुछ उनके बारे में जानते हैं कि वो क्या कैसे। जैसे सर, ये हमारा जो विस्तार न्यूज़ है 2 जगह से चलता है। जैसे अभी सर आप जो बुलेटिन देख रहे हैं वो रायपुर से चल रहा है, और जैसे कि आप यहाँ आए हैं तो हम वहाँ से भी उसको ऑन एयर करवा सकते हैं। हमारा क्या करेंगे सर? ये हमारा हम ये मतलब ये न्यूज़ रूम का पूरा हिस्सा है। आप कई न्यूज़ रूम में गए होंगे, वो हमारा इनपुट डिपार्टमेंट है और जो भी खबर आती है वहाँ आती है, वो तुरंत हमें बोलते हैं कि ये खबर आई है, ब्रेक कराइए, तो हम लोग ब्रेक कराते हैं। अब क्या है कि हमारा ऑफिस 2 जगह से चलता है, भोपाल और रायपुर, दोनों राजधानियों से। अभी हमारा बुलेटिन रायपुर से ओपन चला, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग काम करते हैं, क्योंकि अभी आप डायरेक्ट आए तो मेरे पास खबर आ गई कि आप आ गए। अब मैं ये रायपुर को कमांड दूंगा यहाँ से कि आप हमारे ऑफिस आए हैं। रायपुर आउटपुट, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भोपाल ऑफिस पहुंचे, ब्रेकिंग चलाइए। ये देखिए सर, आप लाइव कटे हुए हैं और ये हमारा रायपुर ऑफिस से। धन्यवाद, बहुत बहुत सर धन्यवाद। देखिए, अब लाइव कटे हुए हैं तो सर 2 जगह से हमारे साइमल्टेनियसली ऑपरेशन चलते रहते हैं। तो सर, ये आउटपुट डेस्क है, यहाँ पे जो सारी खबरें आती हैं ये उसको बनाते सुधारते और इसके बाद फिर हम लोग स्टूडियो में जाते हैं। सर और आगे चलते हैं। तो सर, आप और पहले भी न्यूज़ रूम गए होंगे कई जगहों पे। तो सर, ये हमारी इनपुट डेस्क है, जो सारी खबरें होती हैं यहाँ पे आती हैं फ़ोन से, टिकर से, तमाम चीज़ों से, और फिर इसके बाद आउटपुट पे जाती है, फिर तमाम चीज़ें। सर, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इतना लंबा राजनीतिक करियर आपका, 50-55 साल से ज़्यादा, तो जब आपका करियर शुरू हुआ था तो आपने सोचा था दूरी इतनी लंबी हो जाएगी, इतना लंबा सफ़र होगा? बात यह है कि अब किसी भी मनुष्य का भविष्य तो ईश्वर भी नहीं जानते, तो हम लोग कहाँ जानेंगे। जी जी। तो इसलिए ये बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैंने जब राजनीति में कदम रखा तब से लेकर आज तक काफ़ी नर्मदा जी में पानी बह गया है। समय दूसरा था, लोग दूसरे किस्म के थे, प्राथमिकताएं दूसरी थीं, और इस प्रकार का जो मीडिया का रोल आज है वो नहीं था। इसलिए बहुत परिवर्तन तो हुआ है। सर, किस चीज़ की बड़ी संतुष्टि है आपको? आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, जबकि शुरुआत आपने नगर पालिका के अध्यक्ष से की थी। किस चीज़ की बड़ी संतुष्टि है कि आपने? देखिए, संतुष्टि तो ऐसा है कि किसी भी कार्य में कभी संतोष नहीं होना चाहिए, पूरा संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं फिर जिंदा रहनी चाहिए। वहीं अगर जो जैसे कहते हैं कि किसी भी ब्राह्मण को पूरा संतोष नहीं होना चाहिए, पूरा संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी कार्य में है, चाहे कितने ऊंचे पायदान पर ना पहुंच जाए, उसे कभी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। उसके लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि इससे बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ। सर, ये हमारे अंचल हैं, नमस्कार। डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं। अंचल, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? क्योंकि मैं विंध्य से आता हूँ और विंध्य से आपका काफ़ी लगाव रहा है, चाहे वो श्री श्रीनिवास तिवारी रहे हों, आज उनके परिवार में से आपके बहुत पुराने संबंध रहे, तो कैसे देखते हैं आज? देखिए, श्रीनिवास तिवारी जी एक ऐसे राजनेता थे जो सन 52 से लगातार विधायक रहे। 2-1 बार बीच में नहीं हो पाए, लेकिन वे लगातार पॉलिटिक्स में रहे। समाजवादी पार्टी में थे और उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी में रहते हुए उन्होंने, जब सोशलिस्ट पार्टी टूटी तो एक धड़ा कांग्रेस में आया, उसमें उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए। वो शायद 66 की बात है जी। मेरा उनसे संपर्क सन 77 के बाद ज़्यादा हुआ, जब मैं पहली बार विधायक चुना गया और श्रीनिवास तिवारी जी से मेरे निकट के संबंध बने। हम लोग न्यू फैमिली ब्लॉक में, एक ही न्यू फैमिली ब्लॉक में रहते थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उनका लंबा पॉलिटिकल करियर
और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा असेंबली में उनका एक्सपीरियंस एज ए लेजिस्लेटर, एज ए विधायक, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। और तब से हमारे उनके साथ पारिवारिक रिश्ते जुड़ गए। एक तरफ अर्जुन सिंह जी जो कि न केवल मेरे राजनीतिक गुरु मेंटर रहे हैं, मेरे भांजी का विवाह भी अजय सिंह राहुल के साथ हुआ, तो हमारे समझाना भी है चुरहट में। तो तब थोड़ा सा अर्जुन सिंह जी और श्रीनिवास तिवारी जी का तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता ही था, लेकिन दोनों बड़े राजनीतिक व्यक्ति थे और राजनीतिक क्षमता में कौन ज़्यादा राजनीतिक कह नहीं सकते दोनों की। लेकिन मैं मजाक में उनसे कहता था कि आपके दोनों विवाद में मुझे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब मौका पड़ता है कि आप दोनों एक हो जाते हैं। सिद्धार्थ तिवारी जिस तरीके से भाजपा में चले गए, इतना पुराना राजनीतिक परिवार, बहुत बेवकूफ़ी उसने की है। यहाँ उसके लिए खुला एक ओपन फील्ड था जी, क्योंकि उस फैमिली का एक राजनीतिक अस्तित्व रहा है पूरे विंध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में, और वहाँ उसे कुछ मिलना जुलना है नहीं। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति शुरू से संघ और जनसंघ और भाजपा में नहीं रहा हो, वहाँ वो हमेशा भारी माना जाएगा। ठीक है, उसको पद मिल जाएगा, कुछ पैसे भी कमाने का मौका मिल जाएगा, कुछ अपने परिवार में और भी संपत्ति जोड़ने का मौका मिल जाएगा, लेकिन राजनीतिक रूप से उसे प्राथमिकता मिले, मुझे इसमें संदेह हो। कांग्रेस में लगता है आपको नई पौध की जरूरत है? कांग्रेस जिस तरीके से कमजोर हो रही है, नए लोगों को जोड़ने की जरूरत है, नए पौध लगने चाहिए। हमेशा कांग्रेस ने तो नई पौध हमेशा जोड़ी है। जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 37 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे AICC के, पंडित जवाहरलाल नेहरू 38 साल की उम्र बन गए थे, तो हमेशा नौजवानों को तो मौका कांग्रेस ने दिया ही। मैं खुद 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था, अभी जीतू पटवारी बन गए। सर, और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते बनते रह गए। नहीं वो तो जैसे मुझे मालूम पड़ा कि खड़गे जी ने फॉर्म भरा, मैंने तत्काल तो जाकर सर क्या वो मिसफायर था क्या सर? मैं मिसफायर नहीं था, क्योंकि लोग कहते हैं दिग्विजय सिंह कभी इतना कच्चा कैलकुलेशन नहीं करते। नहीं, सबसे चर्चा होने के बाद ही मैंने सोचा था जी। लेकिन जब मालूम पड़ा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो तो मुझसे ज़्यादा भी सीनियर हैं और हमारे बड़े अच्छे पारिवारिक रिश्ते रहे सन 85 से उनके साथ। जी जी। तो मैंने कहा कि मैं आपका प्रस्तावक बनना चाहती हूँ, बिल्कुल बनिए। कोई अफसोस नहीं है सर? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। सर, ये इलमान खान है, ये भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। सर, राजा और महाराजा की जंग बड़ी ट्रेंड करती है सियासत, यहाँ से लेकर दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देती है। तो ये क्या 250 साल पुरानी अदावत है या ये लोकतंत्र में अपने आप को स्थापित करने की एक प्रोसेस है? जो अपने आप को राजा माने और जो अपने आप को महाराजा माने, वो इतिहास नहीं जानता। सन 47 के बाद न तो राजा बचे न महाराजा बचे। फिर भी लोग महाराजा महाराजा कहते हैं सर। जिनको पसंद है वो कहलवाते हैं। सर, राजनीति में इतना लंबा सब कुछ होता है, जीत तो बहुत होती है, एक हार भी होती है, और मगर जो हार होती है तो उस हार को बर्दाश्त करना ही बड़ा मुश्किल होता है, और आपने बड़ी बड़ी हार भी बर्दाश्त की है। तो इसके लिए कैसा कलेजा चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए? देखिए, बात यह है, मैं बचपन से स्कूल टाइम से स्पोर्ट्स में बहुत रुचि मेरी रही है, और जो स्पोर्ट्समैन होता है उसके लिए हार जीत कुछ नहीं होती है। गेम खेलते हैं, एक जीतता है एक हारता है। ना जीत में ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए, ना हार में निराश होना चाहिए। क्या बात है सर। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? अच्छा जी। सर, ये आपके फ़ोटो हम लोगों को इकट्ठे किए थे अलग अलग, बड़े पुराने और इस तरीके से कई तो काफ़ी पुराने। गौर साहब हैं आप? हाँ, गौर साहब हमारे बड़े मित्र थे भाई, हमेशा। गौर साहब से आपके ठहाके हम लोग हमेशा सुनते रहते थे। बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्ति थे उनके। सर, ये अंजलि हमारी एंकर हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। नमस्कार बेटा। हेलो सर, मेरा नाम अंजलि है। मेरा सवाल ये रहेगा कि अमृता राय आपकी धर्मपत्नी, वो भी जानी मानी पत्रकार रही है, हमेशा वो आना चाहती थी लेकिन कुछ काम आ गया तो फिर बुलाया था कि जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हमेशा अपनी राय रखने के लिए जानी जाती है। तो क्या आपकी राजनीति से जुड़े हुए मसलों में भी आप उनकी राय लेते हैं? घर पर तो राय उन्हीं की चलती है।
सर घर पे एक पत्रकार है तो कितना डिफिकल्ट होता है आपको, जो हमेशा आपकी आलोचना कर रहा होता है? देखो, मैंने हमेशा माना है निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए। इससे और निकट क्या हो सकता है? कि निंदक को घर पे रख लिया। सर ये सूरज हैं, युवा पत्रकार हैं और हमारे अच्छे रिपोर्टर हैं। सर मैं अक्सर देखता हूं कि आप बड़े ऊर्जावान दिखाई देते हैं। मैं भारत यात्रा में था और आपकी एक तस्वीर मेरे पास है। ये तस्वीर बताती है कि कोई एक नेता जो है वो कार्यकर्ता, पहले कार्यकर्ता होता है फिर नेता होता है। आप कहीं भी लेट जाते थे, जबकि लोग बोलते भी थे कि व्यवस्थाएं हैं, अच्छे अच्छे होटल्स रहते थे, लेकिन आप कार्यकर्ताओं के बीच अक्सर मिलते हुए नजर आते थे। तो ये ऊर्जा कहाँ से नजर आते हैं? और कांग्रेस में भी देखता हूँ कि आप सीढ़ियाँ, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते आपको हुए भी नजर आते हैं। सोते हुए व्यक्ति की ऊर्जा की बात कर रहे हैं आप? और कांग्रेस में भी देखता हूं कि आप जब कार्यालय में आते हैं अक्सर तो लिफ्ट का प्रयोग नहीं करते। यहाँ भी ऑफिस में आए तो लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया अक्सर आप। ऐसा है कि कुछ दिन पहले कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो इंदौर गए थे। इंदौर जब गए थे तो वहाँ पे हमारे पटेल साहब बीमार थे, उनको देखने, सत्यनारायण पटेल के पिताजी, तो लिफ्ट गिर गई वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने फिर तय किया कि जहाँ तक कोशिश करूँ मैं लिफ्ट अवॉइड करूँ, और 5वीं मंजिल तक तो मैं लिफ्ट यूज़ नहीं करता। हाँ, 6ठी मंजिल के बाद तो करना पड़ता है। अच्छा, ये कहानी है। यहाँ भी आप लगातार चल के आए। अच्छा, क्या पूछोगी? बिल्कुल, नमस्ते सर, मेरा नमस्ते। नाम रितु सिंह है। मैं पूछना चाहती हूँ सर, विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले कई कार्यकर्ता, कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब दिग्विजय सिंह सांचे के नेता क्यों नहीं नजर आते, जो हर स्थिति में पार्टी को संभालें, जिनका नाम हमेशा कांग्रेस में नजर आए? नहीं, नेताओं की कमी थोड़ी ना है कांग्रेस पार्टी में। कई लोग अच्छे उससे उभर कर सामने आ रहे हैं, और अब देखिए हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन और पीसीसी प्रेसिडेंट दोनों युवा हैं। सर यहाँ पिछली बार, अभी कुछ दिनों पहले सुरेश पचौरी जी आए थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप 4 बार के सांसद, 2 बार के केंद्रीय मंत्री और 1 बार के पीसीसी चीफ है, फिर आप वहाँ क्यों चले गए? तो उनका कहना था मुझे घर बैठा दिया गया था 2010 के बाद। क्या कहेंगे सर आप? सन 2000 के बाद? हाँ, 2010 के बाद। 2010 का मेरी पूछ परख नहीं हो रही थी। तो सर मैं तो सहमत नहीं हूँ। आपके लोग साथ जब वहाँ चले जाते हैं तो अफसोस होता है कुछ? जी, जब आपके साथ के लोग उस बिल्कुल तरफ चले जाते हैं तो अफसोस होता है क्या? अफसोस तो होता है, लेकिन अफसोस उनको भी होना चाहिए जो इतना बड़ी, इतनी जिस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया उससे छोड़ के जा रहे हैं, तो अफसोस तो उनको भी होना चाहिए। सर ये हमारा स्टूडियो है और इस स्टूडियो में बहुत हम लोग बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश के दर्शकों को बेहतर से बेहतर। ये साफे वाली फोटो मत लगाया करिए। अच्छा। ये बड़ी फ्यूडल फोटोग्राफ है। आपको लोग प्यार से राजा साहब कहते हैं? कहते मैं तो कभी मानता नहीं हूँ, मैं कोई राजा साहब नहीं हूँ। हाँ। सर हम लोग अब स्थान न्यूज़ के स्टूडियो में बैठे हुए हैं और कोशिश है कि मध्य प्रदेश के दर्शकों को बेहतर सब चीज़ दी जाए। तो सर यहाँ हमने कुछ आपकी फ़ोटो इकट्ठी की हैं, तो एक बड़ी प्यारी सी फ़ोटो है आपकी नर्मदा यात्रा की। तो नर्मदा यात्रा का सर कैसे आपको विचार आया, तो कैसे इतनी लंबी आपने यात्रा कर बैठे? ब्रजेश जी, ये साफे वाली फोटो जरूर हटा दीजिएगा अगली बार हटा दी। इससे क्यों हटा जी सर? ये बड़ी, ये सामंती फोटोग्राफ है। असल में नर्मदा परिक्रमा का एक पुराना एक इतिहास थोड़ा है उसके पीछे। 2002 में मुख्यमंत्री था तो मैं मंडला में रात रुका हुआ था नर्मदा जी के किनारे। वहाँ मुझे रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, मैं काफ़ी मैं नींद का बड़ा पक्का हूँ, एक बार सो जाऊँ तो फिर बीच में उठता नहीं हूँ। मैं 3-4 बार उठा और हर बार मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया कि नर्मदा जी की परिक्रमा करो। सुबह निखरा जी से मैंने बात की, निखरा जी बगल के कमरे में थे। हमारे उनके नरम गरम रिश्ते रहे शुरू से लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा बनी रही। तो मैंने कहा यार निखरा जी ऐसा ऐसा यार बड़ा अच्छा है, तो तुमको करना चाहिए। मैंने कहा यार नर्मदा जी की भी परिक्रमा होती है क्या? उन्होंने कहा हाँ बहुत। फिर मेरे गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी से मैंने अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा संकेत, तुम जरूर करो। तब से मैं चाहता था, लेकिन राजनीतिक जीवन में करेंगे। फिर एक बार मैंने कहा कि मैं 70 साल का तो हो ही गया, इसलिए अब मुझे कर ही लेना चाहिए। अमृता से मैंने पूछा, वो उस समय उसने इस्तीफ़ा दे दिया था राज्यसभा टीवी से। मैंने कहा मैं परिक्रमा करना चाहता हूँ, चलोगी साथ में? चलेंगे। मैंने कहा चल पाओगी? उसने कहा जितने दिन चलेंगे, नहीं तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, लेकिन चलेंगे। चलो। लेकिन मैं तो इस बात के लिए उसकी प्रशंसा करूँगा कि वो
6 महीने 10 दिन एक दिन भी गाड़ी में नहीं बैठी। बुखार होने के बावजूद भी वो पूरे समय चलती रही, बरसते पानी में, गर्मी में, ठंड में, कीचड़ में चलती रही। तो अच्छा अनुभव रहा। लगभग 350 लोग हमारे साथ यात्रा कर रहे थे। उसमें दलित, अनुसूचित जाति के भी थे, जनजाति के भी थे, 4 मुसलमान भी थे और एक तो भारतीय युवा मोर्चा का जिला का अध्यक्ष था साथ में, सब चले साथ में। आपने सर यात्रा खत्म होने के बाद कहा था मेरा मन होता है कि नर्मदा किनारे किसी आश्रम में रहूंगा, तो ऐसा सोच रहे हैं कि आप? हाँ, ज़मीन तो हमारी हमने ले ली है, मतलब हम ट्रस्ट बनाया है हमने, तो ज़मीन तो ले ली है। जो शंकराचार्य जी का जो गुफा है वहाँ पे बर्मा, हाँ, सांकल घाट पे, उस सांकल घाट पर के पास रोहनी एक गांव है, हमने वहाँ ज़मीन तो ले ली है और वहाँ बनाएंगे। तो सर क्या संन्यास का भी सोच रहे हैं क्या आप? देखिए, राजनीति बात यह है कि जीवन में कभी कोई संन्यास लेता तो है नहीं, लेकिन हाँ, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तो सर आपने पिछला चुनाव जो लड़ा था तो उसमें कहा था कि अभी मेरा आखिरी चुनाव है, तो अब आप कोई चुनाव भी नहीं लड़ेंगे? हो गया, कोई चुनाव भी नहीं अब हो गया। चलिए, बड़ी बात कर रहे हैं सर। आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं आपके पुरानी यादों से जुड़े हुए। भाई फोटोग्राफ दिखाइए। अच्छा, ये 5 मुख्यमंत्रियों का है। 5 पूर्व मुख्यमंत्री। ये उस समय का है, दिल्ली का फोटोग्राफ है जी। एक सामाजिक कार्यक्रम में हम 5 इकट्ठे हुए थे। तो सर इसमें सबसे डायनामिक मुख्यमंत्री आप किसको मानते हैं? सभी डायनामिक रहे। अच्छा, जिसमें आप भी शामिल हैं अपने अपने क्षेत्र में। अच्छा सर, आप अर्जुन सिंह जी से बहुत प्रभावित रहे हैं। मेरे गुरु रहे। अच्छा, क्या सिखाया सर? और श्यामा चरण जी का भी मैं बहुत प्रशंसक रहा, वोरा जी का भी प्रशंसक हूँ, कमलनाथ जी के तो हमारे मित्र रहे हमेशा। सर अर्जुन सिंह जी ने क्या सिखाया आपको? अर्जुन सिंह जी ने आइडियोलॉजी में जो मुझे दिया, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो इंदिरा जी की आइडियोलॉजी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, गांधी जी की थी, वो उन्होंने मुझे रास्ता जो दिखाया। और उनके मन में जो गरीबों के प्रति, अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान, मजदूर के प्रति जो उनका एक आस्था थी और कुछ उनके मदद करने के लिए कुछ करने का उनका जो एक एजेंडा था, वो बहुत ही प्रभावशाली था। और वो ऐसे राजनेता थे जो बोलते कम थे लेकिन अध्ययन करते थे। और हम लोगों को बड़ी मुसीबत होती थी कि हम अगर उनसे कहें तो वो हाँ है या ना है समझ नहीं पाते थे। अच्छा, इतना कम बोलते थे? हाँ, और उसमें मिसेस अर्जुन सिंह जी, हमारे समधी के रूप में मैं उनसे मजाक करता रहता था। वो मुझसे कहती थी ये इतना कम बोलते हैं कि उनके मुंह में दूध आ जाए तो दही जम जाएगा। सर कुछ दिनों पहले अजय सिंह भी आए थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने अपने पिताजी से क्या सीखा। तो उन्होंने कहा जो नहीं सीखा मैं बता रहा हूँ, मेरे पिताजी बहुत कम बोलते थे और मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। सही है, सही है। अगली फोटो दिखाओ भाई। ओह तो सर आप किसको शूट कर रहे थे? बात यह है कि मुझे शिकार का शौक़ रहा है जी। और शिकार का शौक़ होने के बाद मैं जब शिकार बंद हो गई तब मैंने कैमरा पकड़ा। अच्छा। और कैमरा क्लिक करने लगा मैं। तो साल में 2-3 बार मैं जंगलों में चला जाता हूँ। कभी हम लोग सर आपकी फ़ोटोग्राफ्स की एग्जीबिशन देखेंगे क्या, जो आपने वाइल्ड लाइफ के लिए खींचे हुए? असल में करीब 10-15 हज़ार फोटोग्राफ्स, इनको छांटना बड़ा मुश्किल, लेकिन करूँगा मैं उसमें। सर मध्य प्रदेश में भी टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, बार बार आवाज़ आती रहती है। 2 पैर वाला कि 4 पैर वाला? सर ये फोटो देखिए आप। हाँ, मुझे कुकिंग का शौक़ रहा है हमेशा से। अच्छा। और मेरे फादर कुकिंग का शौक़ रखते थे, वो मैंने हासिल किया है। और आज भी मैं अमृता से बेहतर खाना पका लेता हूँ। ये उन्होंने मुझे बताया कि शौक के नाम पे एक ही शौक है और मेरे घर में क्या बनना है सुबह से शाम तक वही डिसाइड करते हैं। किचन में मेरा जितना हस्तक्षेप उतना नहीं है उनका। तो सर वेज पसंद है, नॉन वेज पसंद? देखिए, मैंने तो बचपन से नॉन वेज ही खाया। केवल जब मुख्यमंत्री था तब मैं वेजिटेरियन हो गया था। लेकिन आज से कम 6-7 महीने पहले मैंने पूरा नॉनवेज खाना छोड़ दिया। अच्छा।
अब मैं टोटली वेजिटेरियन हो गया हूँ। मैं गोकर्ण में एक हनुमान एक गणेश जी का मंदिर है, जी जी। ये हुबली के पास है, हाँ हाँ। वहाँ मैं गया था। वहाँ पता नहीं मुझे अचानक हुआ कि अब छोड़ो, आप वेजिटेरियन हो गए। उसी दिन से मैंने छोड़ दिया। अच्छा बनाते क्या हैं आप किचन? मैं हर चीज़ अच्छी बना लेता हूँ। क्या बात है। देखिए बात ये, खाना पकाना बड़ा आसान है। अच्छा। अगर आपको मालूम है कि कौन सी मसाला कौन से इंग्रेडिएंट का क्या स्वाद आएगा, हाँ। अब उसमें आप खेल कर लिए खेल जो कर करना है। तो अमृता जी बड़ी खुश होती होंगी कि आप अच्छा बना के भी खिलाते वो नाराज भी रहती कि तुम जितना ज़्यादा समय किचन लगाते उतना समय मेरे साथ बिताया करो। हो। सर एक वीडियो भी दिखाते हैं आपको, ये वीडियो दिखाओ। हर बेटा चाहता है कि वो अपने पिता जैसा ही बने, और दिग्विजय सिंह बनना आसान नहीं है। आपने अपने जीवन में जो सफलताएं प्राप्त की हैं, जो एक अलग ही नाम और एक अलग ही पहचान पूरे देश में बनाई है, वो अद्भुत है। और शायद मैं ही नहीं बल्कि लाखों और लोग सपना देखते हैं कि वो आप जैसे बने। आपने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि आपका चरित्र और आपकी सोच कभी नहीं बदली है। मेरी राघव जी से प्रार्थना है, आशापुरा माँ से प्रार्थना है, आप सदैव खुश रहें, सदैव सकारात्मक रहें और सदैव स्वस्थ रहें। तुम्हारे एक्सक्लूसिव दिया इसने। हाँ सर। आपके लिए छोटा सा संदेश दिया है, मैंने कहा दाता के लिए क्या कहेंगे? तो सर कैसे देखते हैं जेवी को, कितना सीखना है पॉलिटिक्स? देखिए बात यह है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि पॉलिटिक्स में आए। अच्छा जी। हाँ हाँ। और असल में स्कूल ये से लौटा जब, तो हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, जब ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आ गया था, तो कम्युनिकेशन, पुत्र और पिता का कोई कम्युनिकेशन गैप तो हो ही जाता है। जी जी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको कम्युनिकेशन गैप को दूर करना चाहिए, इसलिए मैंने इसका इंटरेस्ट देखा। ये प्रीमियर लीग फुटबॉल का बड़ा फॉलो करता था, तो मैंने भी प्रीमियर लीग देखना शुरू किया। फिर हमारी प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी को कौन को सपोर्ट करना नहीं करना, इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया। कौन अच्छा फुटबॉलर है, उस पर डिस्कशन किया। तब से हमारा एक बातचीत शुरू हो गई। मेरे पिता हमेशा कहते थे 16 साल की उम्र के बाद पिता पुत्र को मित्र का संबंध बनाए रखना चाहिए। तो फिर मैंने भी अपना इसके साथ एक मित्र के रूप में मैंने उसके साथ संबंध बनाए के रखा। जब ये विदेश चला गया पढ़ने के लिए, तब तक इसमें कोई राजनीति में आने की रुचि इसकी नहीं थी, लेकिन वहाँ जब लौट के पहली बार आया तो इसने कहा कि मैं भी पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। मैंने मना कर दिया कि नहीं, तुमको पॉलिटिक्स में, क्योंकि मैं नहीं समझता एक परिवार का व्यक्ति, एक परिवार में एक व्यक्ति के अलावा ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स में आए, वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। और राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है जो बाप बेटे को लड़ा दे, भाई भाई को लड़ा दे, पति पत्नी को लड़ा दे। आपके भाई तो थे ही। हाँ, तो खैर मेरे भाई का भी मैं नहीं चाहता था पॉलिटिक्स में वो आए। तो तब मेरी माँ ने कहा कि भाई आने दे इसको। ठीक है, हमने कहा ठीक है। और इसीलिए मैंने बेटे को मना कर दिया था। लेकिन ये बच्चे होशियार होते हैं, जब पिता मना करता है तो माता को तैयार कर लेते हैं। अच्छा। तो फिर आशु को इन्होंने तैयार किया और फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक आना चाहता तो आए। मैंने कहा भाई देखो, अगर ये आना चाहता है तो मेरी 2 शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि 1 हफ्ता गर्मी में और 1 हफ्ता ठंड में ये राहोगढ़ विधानसभा का पैदल यात्रा करे, गांव में जाके रुके और वहीं लोगों के साथ मिल के बात करके आए। दूसरी शर्त मेरी ये है कि अगर बाद में राजनीति में ये परेशान हो जाए तो मुझको दोष ना दे कि मुझे पिताजी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। तो इसलिए राजनीतिक इसके जीवन में आना, इसका मतलब ये है कि राजनीति में आना आसान है, निकलना मुश्किल है। वन में है। ठीक है, तो सब तो बढ़िया कर रहे हैं। तब उन्होंने, आप संतुष्ट है कि नहीं उनके परफॉर्मेंस से? जब ठंड में और गर्मी में कर लिया तो मैंने कहा ठीक है, अब तू पास हो गया, जाके चुनाव लड़ अगला।
तो अभी वो जैसी राजनीति करे उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं कभी संतोष नहीं करना चाहिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सर कुछ छोटे छोटे 5 सवाल जिनका हाँ और एक एक सवाल में आपको जवाब देना पड़ेगा, रैपिड फायर जैसा। सर किस कांग्रेस के किस नेता ने आपको ज़्यादा प्रभावित किया है, राहुल गांधी या सोनिया गांधी? देखिए, सोनिया गांधी जो हैं, अगर आप देखेंगे तो उनकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। इटली में जन्म हुआ, वहाँ बड़ी हुई, यहाँ आई, भारत जैसा देश में उस परिवार में उनका विवाह हुआ जो कि फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाती थी। और वहाँ पर आकर उन्होंने जिस प्रकार से अपना राजनीतिक जीवन जिया, अद्भुत है। सर पसंदीदा पीएम नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह? देखिए, दोनों अलग अलग हैं। एक इंटेलेक्चुअल थे, पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल थे, दूसरे इकोनॉमिक इंटेलेक्चुअल थे, तो दोनों में श्रेष्ठता रही है। पसंदीदा आपका सीएम डीपी मिश्रा जी या अर्जुन सिंह जी? डीपी मिश्रा जी के साथ मैंने कभी काम किया नहीं, लेकिन उनका प्रेम मुझे सदा मिलता रहा और उनके कई किससे आप लिख सकते हो? कई उनके बिंदु थे जिन पर मुझे कहते थे, और वो मुझे हमेशा इस बात को मैं याद रखता हूँ कि दिग्विजय, राजनीति में रहते हो कि तुम धंधा में कुछ मत करो, बिजनेस मत करना। जब बिजनेस करोगे तो फंस जाओगे। तो आज देख रहे हैं हम जो बिजनेस करते हैं बड़ा मुश्किल से निकल पाते हैं। एक उन्होंने आपको छपने पे क्या बोला था, वो भी आप बार बार बोलते हैं। हाँ, ये भी कहा था दिग्विजय, अच्छा छपो बुरा छपो, छपते रहो। क्या बात है। सर पसंदीदा आपका स्पोर्ट्स स्क्वैश या क्रिकेट? स्क्वैश एक पर्सनल गेम होता है, क्रिकेट एक टीम गेम होता है, दोनों में अंतर है। क्या आप क्रिकेट ज़्यादा खेलें? क्रिकेट भी खेला और लेकिन स्क्वैश में मेरी रैंकिंग भी थी नेशनल लेवल पे। क्या बात। पसंदीदा खिलाड़ी सर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली या सुनील गावस्कर? देखिए, बड़ा मुश्किल ये कहना, क्योंकि हर क्रिकेटर का एक पीरियड होता है और हर क्रिकेटर की विशेषता होती है, उसमें कंपैरिजन हमेशा एक न्यायपूर्ण नहीं होता है। रिकॉर्ड्स दिखते हैं। अब डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तो उसका एवरेज 99.9 था, अगर लास्ट इनिंग्स में वो 0 पे नहीं होते आउट तो 100 हो जाता। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि उस रैंकिंग के जो क्रिकेटर, चाहे विराट हो चाहे सचिन तेंदुलकर हो, ये आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स हैं। सर पीछे से एक फरमाइश आई है कि एक सवाल मोदी जी पे तो बनता ही है। मोदी जी को कैसा प्रधानमंत्री देखते हैं आप? उनसे बेहतर मार्केटिंग का आदमी मैंने नहीं देखा। हर चीज़ की मार्केटिंग। वो गंजी को भी उसका कोम जो है जो कंगी उसको बेच सकते हैं, गंजे को भी कंगी गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा वक्त दिया हमको और हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद। तो ये थे ऊर्जा से भरे हुए दिग्विजय सिंह जी, जो इस बार गेस्ट इन न्यूज़ रूम में थे हमारे साथ। अगली बार किसी और शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।